हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक। आज हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स के हमारे चैप्टर नंबर 9 की, जो फॉरेन ट्रेड के ऊपर बात कर रहा था। और लास्ट लेक्चर में हमने काफ़ी सारे पॉइंट्स इसमें देखे थे, एक बेस समझ लिया था। आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है उस पर चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ रिगार्डिंग डिफरेंस बिटवीन द डोमेस्टिक ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड। ये दोनों पॉइंट्स पे बेस हमने देखा भाई इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, जहाँ पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बेसिस पे हम डिपेंड कर रहे हैं। कुछ हमारे गुड्स यहाँ से बाहर जा रहे हैं, कुछ गुड्स ऐसे होंगे जो हम इंडिया में नहीं बना सकते, या नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, या टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है, वॉट एवर द रीज़न मे बी। बट इसी बेस पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट चलता रहता है, इस बारे में हमने बात की। अब डिफरेंसेस क्या है डोमेस्टिक ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड में, किन चीज़ों पे ध्यान रखना पड़ता है। तो जो लास्ट पार्ट हमने देखा वहाँ पे हम देख रहे थे कि चैलेंजेस इंटरनेशनल ट्रेड में थोड़े ज़्यादा होंगे, और मैंने आखिरी में आपसे कहा भी था कि जितने चैलेंजेस हमारे सामने ज़्यादा आएंगे, हमारी कैपेबिलिटी, हमारा परफॉर्मेंस उसी सिचुएशन में और अच्छे से प्रेजेंट होगा, और हम अपने खुद के पोटेंशियल को पहचान पाएंगे कि अगर सिचुएशन आ जाए तो हम किस लेवल तक अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो वो पॉइंट पे बात हो रही। तो पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस है बेस्ड ऑन द स्केल। स्केल का मतलब ये है कि किस लेवल पे जाके हम बिजनेस कर रहे हैं। तो ये आप कोई भी प्रोडक्ट को कंपेयर कर लीजिए, जहाँ पे एक प्रोडक्ट लोकल लेवल पे सेल हो रहा है और एक प्रोडक्ट जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे सेल हो रहा है। तो जो इकोनॉमी ऑफ स्केल है, जो बिज़नेस का लेवल है, जितना बड़ा टर्नओवर, जितना बड़ा प्रोडक्शन की कैपेसिटी, कितना आउटपुट जनरेट हो रहा है एवरी मंथ, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। एक ऐसा प्रोडक्ट जो लोकल लेवल पे, ठीक है, लोकल लेवल पे कोई कंपनी बेच रही है, जैसे कोई डिटर्जेंट पाउडर या ऐसा कुछ हो सकता है, तो उसके कितने यूनिट बनाते होंगे, कुछ थाउजेंड्स में होंगे, कुछ हंड्रेड्स में होंगे। मंथली टर्नओवर कितना होगा, कुछ लैक्स में होगा। वही अगर एक ऐसी कंपनी एरियल, सर्फ, टाइड या इस लेवल की कोई कंपनी है जो सिमिलर डिटर्जेंट पाउडर बना रही है, लेकिन उनका सेलिंग जो है वो वर्ल्ड के 50 कंट्रीज़ में हो रहा है, तो आप सोचो किस लेवल पे काम चल रहा होगा। तो उस स्केल का जो है वो डिफरेंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं बेस्ड ऑन द करेंसीज एंड मोड्स ऑफ पेमेंट। ठीक है, करेंसीज और मोड ऑफ पेमेंट की बात करें तो ऑब्वियसली जब हम डोमेस्टिक लेवल पे सेल परचेज कर रहे हैं तो हम हमारी लोकल करेंसी में ही ट्रेड करेंगे। अब इंडिया में कोई गुड्स अगर बेच रहा है तो रुपए में पैसा कलेक्ट करेगा, ठीक है, ऑब्वियस है। लेकिन अगर ये आप फॉरेन ट्रेड कर रहे हो तो पेमेंट जो है वो फॉरेन करेंसी में आ सकता है। अच्छा, आप इंपोर्ट कर रहे हो तो आपको पेमेंट करते टाइम फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करके पे करना पड़ सकता है। सो दैट इज़ अ पॉइंट ऑफ डिफरेंस। पेमेंट के मोड में भी फ़र्क रहेगा, क्योंकि करेंसीज जब अलग अलग होती हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के केस में। तो एक पॉइंट उन्होंने एक्सचेंज रेट का भी यहाँ पे रेज किया होगा, जैसे रुपी एंड डॉलर। तो ज़्यादा आपने डिटेल में करेंसीज के बारे में शायद स्टडी नहीं भी किया होगा, लेकिन बेसिक रुपी डॉलर के बारे में हम समझते हैं। तो वहाँ पे हम देख रहे थे कि डॉलर जो है वो रुपी के सामने बड़ा स्ट्रॉन्ग है। 70 to 75 रुपीज़ का एक डॉलर जो है वो पड़ता है। तो एक्सचेंज रेट्स का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है। अब ये तो अमेरिकन डॉलर या US डॉलर के सामने हमने कंपेरिजन किया। बाकी करेंसीज के साथ इंडियन रुपी का जो एक्सचेंज रेट है दैट इज़ डिफरेंट। कैनेडियन डॉलर के सामने 55 to 60 रुपीज़। ऑस्ट्रेलियन सिंगापुर डॉलर भी ऑलमोस्ट सिमिलर रेंज में है। अगर आप और कोई कंट्री करेंसी से कंपेयर कर लो, यूरोपियन यूनियन की जो करेंसी है दैट इज़ द यूरो। तो यूरो के साथ जो रिलेशन है वो समवेयर अराउंड 80 रुपीज़ है। अच्छा, अगर आप पाउंड के साथ कंपेयर करो, जो स्पेसिफिकली यूनाइटेड किंगडम में ट्रेड होता है, तो वहाँ की करेंसी पाउंड है, स्टर्लिंग पाउंड या ग्रेट ब्रिटेन पाउंड बोलते हैं। तो उसका जो एक्सचेंज रेट है नियर अबाउट 95 to 100 रुपीज़। एक करेंसी है कुवैत मतलब कंट्री है कुवैत, और उसकी करेंसी है कुवैती दिनार। तो वहाँ की जो करेंसी है दैट इज़ समवेयर अराउंड 250 रुपीज़। तो एक यूनिट वहाँ का, एक कुवैती दिनार आपको इंडियन रुपीज़ में अराउंड 250 रुपये का पड़ेगा। तो ये एक्सचेंज रेट्स जो हैं वो वेरी करते हैं। वैसा मोड्स ऑफ पेमेंट भी अलग अलग होंगे। अब आप इंडिया में लोकल लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं तो हो सकता है कि कोई आपको पेमेंट जो है वो कैश में दे दे, चेक दे दे, ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दे। ये सिमिलर चीज़ें यहाँ पे भी हो सकती हैं वैसा। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं। लैंग्वेज, कल्चर, सोसाइटी, ये डिफरेंस तो रहने ही वाला है। तो दो कंट्रीज़ के बीच में दो इंपोर्टर एक्सपोर्टर आपस में ट्रेड कर रहे हैं तो उनके लैंग्वेज में डिफरेंस होगा, उनके कल्चर में, उनकी सोसाइटी के नॉर्म्स में डिफरेंस होगा। ऑब्वियसली दैट इज़ टू बी डन, और उसको मैनेज तो करना ही पड़ेगा। जैसे आप कोई US के बायर के साथ डील कर रहे हो तो वो आपसे उस लैंग्वेज में बात करेगा। उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस भी उनके कंट्री में जो होती है उस बेसिस पे वो आपको ऑफर करेंगे, फिर आप नेगोशिएट कर लीजिए। कल्चर का भी फ़र्क होता है कि भाई वर्क कल्चर कैसा है, नॉट ओनली पर्सनल कल्चर, मतलब वर्क कल्चर में भी फ़र्क हो सकता है। मतलब पंक्चुअलिटी, टाइम टू टाइम काम करना, अपनी कमिटमेंट्स को फुलफ़िल करना, हर चीज़ रिटर्न डॉक्यूमेंट के फॉर्म में, कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करना, ये सब चीज़ें कंट्री टू कंट्री वेरी कर सकती है और हमें करना भी चाहिए। तो हम कोई प्रोडक्ट अगर बेच रहे हैं
तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि सामने वाले के कंट्री में सोशल कल्चर क्या है, सोसाइटी का भी ध्यान रखना चाहिए, और उनकी कोई रिलीजियस या कोई बिलीफ या कोई फेथ ऐसी चीज़ों को हर्ट ना हो जाए, उस चीज़ का ध्यान रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, बीच में ऐसा कुछ आया था, मतलब जैसे ऐसे कल्चरल और सोसाइटी, और आप जो ऐसे बात कर रहे हो ना, जैसे इन अ सेंस कि कोई प्रोडक्ट अगर कोई कंपनी बेच रही है तो उसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे इंडिया में अगर कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो अपना इंडियन फ्लैग, फिर एक चीज़ होती है कि अपने गॉड गॉडेसेस या जो भी भगवान को आप मानते हो, ठीक है, तो उनकी पिक्चर्स एंड ऑल, तो ये सारी चीज़ों की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, रिगार्ड है। ठीक है, तो उनके रिगार्डिंग अगर कोई प्रोडक्ट पे अगर उनको इंडियन फ्लैग को यूज़ किया जाए या भगवान के कोई फ़ोटो को यूज़ किया जाए तो ध्यान रखना पड़ेगा कि उसका डिसरिगार्ड ना हो जाए। तो अगर ऐसा कोई कंपनी अननोइंगली भी कर देना तो बड़ा प्रॉब्लम उनके लिए क्रिएट हो सकता है। ऐसे कुछ मैटर्स अमेज़ॉन या किसी कंपनी के केस में हुए थे, बट फिर वो प्रोडक्ट उन्होंने पुल बैक कर लिया और उन्होंने माफ़ी भी मांगी कि हमारा इंटेंशन नहीं था, दैट वाज जस्ट अ बेसिक मिस्टेक जो हमने सुधार दी वैसा करके। ठीक है, नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट का फ़र्क तो पड़ने वाला है। अब इंडिया में आप गुड्स लोकल लेवल पर ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो ट्रक, टेम्पो अपनी गाड़ी में डाल के ले जाओ, बाइक पे उठा के लेके चले जाओ, सिर पे उठा के ले जाओ, कौन मना कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर इंटरनेशनल लेवल पे ये काम हो रहा है तो आपको और ज़्यादा सिस्टमेटिक, जैसे शिप है या एयरक्राफ्ट है, उसको यूज़ करना पड़ेगा, तो उसके चार्जेस, कॉस्ट, वो सारी चीज़ें उस हिसाब से होंगी। ओके, नेक्स्ट, बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ कंपटीशन। इस पॉइंट पे हम लास्ट लेवल पे बात कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में कि भाई कंपटीशन का फ़र्क रहने वाला है। लोकल लेवल पे लोकल कॉम्पिटिटर्स होंगे, इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स होंगे। जैसे इंडिया और चाइना का कॉम्पिटिशन चलता है वर्ल्ड लेवल पे। जब चाइना हमसे आगे है तो हमें उससे फाइट करना है, तो उसको बीट करने के लिए उससे बेटर होना है। अच्छा, उल्टा जहाँ पे हम आगे हैं ना, वहाँ चाइना हमें टेक डाउन करने की कोशिश करता है कि वो आगे निकल जाए, तो हमें अपने आप को डिफेंड भी करना है। तो इंटरनेशनल लेवल पे कंपटीशन और तगड़ा होगा और हमें भी अपने आप को प्रूव करने के लिए और स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। ठीक है, ये पॉइंट्स हो गए। कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, ये भी डिपेंड करता है। इंडिया में भी एक्चुअली ऐसा था, जब ये ग्लोबलाइजेशन नहीं हुआ था उसके पहले 91 के पहले, तो हमारे यहाँ इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स कभी आते नहीं थे। इंडियंस इम्पोर्टेड प्रोडक्ट यूज़ नहीं करते थे, तो उसकी क्वालिटी का उनको अंदाज़ा नहीं था। बहुत रेयर लोग थे जिनके पास इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स होते थे यूज़ करने के लिए, बड़ी मुश्किल से इंडिया में आने की परमिशन मिलती थी। तो जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं वो जिस क्वालिटी के हैं, कस्टमर खुश है। अब कैसा हो गया, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ये सब पॉलिसीज़ आने के बाद पूरे वर्ल्ड का सामान, एक कंट्री का सामान दूसरे कंट्री में बड़ा ईजीली बिक रहा है। अपनी इकोनॉमी जो है वो ओपन हो चुकी है, तो उसकी वजह से कंज्यूमर जो है वो जानता है कि चाइनीज़ प्रोडक्ट कैसे होते हैं, अमेरिकन प्रोडक्ट कैसे होते हैं, ताइवान के प्रोडक्ट कैसे होते हैं, साउथ कोरिया के प्रोडक्ट्स कैसे होते हैं। वो इन सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस कर चुका है। अब आप उसको घटिया क्वालिटी का सामान बेचोगे ना, तो उसको रिजेक्ट कर देगा कि भाई मुझे नहीं चाहिए, मैं अच्छी क्वालिटी का सामान खरीदूंगा। तो ये जो सिचुएशन है, वहाँ पे कंज्यूमर के सेटिस्फैक्शन का जो लेवल है या जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो बढ़ गई है, और आपको उसको सेटिस्फाई करने के लिए एक्चुअली में जेन्युइन अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट जो है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा। डन, ठीक है, तो ये पॉइंट हुआ। नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लीगल सिस्टम। ओके, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लीगल सिस्टम उस सेंस में बोल रहे हैं कि हर कंट्री के लॉज अलग है, कायदे कानून अलग है, सिस्टम अलग है। अच्छा, गुड्स को आपको इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट करना है तो कस्टम के लॉज होते हैं, ड्यूटीज़ लगती हैं, वो सिस्टम भी डिफ़र करते हैं। पेमेंट्स के जो मोड्स हैं, बैंकिंग चैनल्स हैं, उसमें भी थोड़ा बहुत वेरिएशन रहता है। डिस्प्यूट्स हो जाएँ तो जो लीगल सेटलमेंट का रास्ता है, कॉन्ट्रैक्ट्स की जो इंपॉर्टेंस एंड ऑल है, उसमें भी डिफरेंस रहता है। तो ये सारी एडमिनिस्ट्रेटिव और लीगल बातों को समझते हुए फिर हमें अपने ट्रेड को आगे बढ़ाना चाहिए। और आप किसी भी कंट्री में जाके ट्रेड कर रहे हो तो आपको इन सब बातों का पहले नॉलेज होना चाहिए। टैक्सेशन सिस्टम की यहाँ पे बात की है, टैक्सेशन सिस्टम का नॉलेज होना चाहिए कि कितना टैक्स पे करना पड़ेगा, लाइसेंसेस क्या ऑब्टेन करने पड़ेंगे, परमिशन कितनी लगेगी, गवर्नमेंट से पूछना पड़ेगा या नहीं पूछना पड़ेगा। ये सारा लीगल आप पहले कंसल्टेशन ले लो लीगल एक्सपर्ट से, देन आप आगे बढ़ो। जैसे टेस्ला कंपनी अभी इंडिया में अपनी कार्स लॉन्च कर रही है, तो अभी वही लीगल टसल चल रहा है कि भाई हमें इतनी महंगी गाड़ियाँ बेचनी पड़ेगी बिकॉज ऑफ द ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, तो कोई खरीदेगा नहीं। तो वो गवर्नमेंट के साथ बात कर रहे हैं कि चलो इंपोर्ट करने के बदले हम इंडिया में बनाते हैं, आप टैक्सेस कम करो, ये करो वो करो। तो जब लीगल ग्रीन सिग्नल होगा तभी कंपनी आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो यहाँ तक ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में क्या है देखें। ठीक है, 9.5 मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड इन प्रेजेंट टाइम्स। अब ये पूरा है डेटा, इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम ही है डेटा। अब यहाँ पे आपको बताया कि पिछली सदी से लेके या 1800s 1900 से लेके अभी तक कितना चेंज आया है। तो अब डेटा में देखो, मैं आपको बता सकता हूँ कि इस बात का डेटा दिया है। डेटा को लर्न करने का जो हेडेक है
वो अनफॉर्चुनेटली आपके सिर पे है, मेरे सिर पे नहीं है। तो मैं आपको समझा सकता हूँ, गाइडेंस दे सकता हूँ, बाकी की चीज़ें आपको मैनेज करनी पड़ेंगी। देखें, एवरेज एनुअल टर्नओवर, एवरेज एनुअल ग्रोथ ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ड्यूरिंग डिफरेंट टाइम पीरियड। वैसे बोला है कि वर्ल्ड का जो ट्रेड है या वर्ल्ड ट्रेड का जो ग्रोथ है वो हमारा कौन से एरा में कितना हुआ है वो दे रखा है, और ये पूरे वर्ल्ड का डेटा है। मतलब दिस इज़ नॉट ओनली फॉर इंडिया, वर्ल्ड के पॉपुलेशन के हिसाब से कि वर्ल्ड में ट्रेड कितने रेट पे बढ़ा। ओके, तो ये आपके सामने टाइम जोन है, टाइम फ्रेम है, और परसेंटेज ऑफ ग्रोथ है, एनुअल ग्रोथ दे रखी है, और क्या। ठीक है, डेटा है, मैंने समझा दिया। नेक्स्ट, इंडिया का शेयर कितना है ग्लोबल ट्रेड में, वो कैसे बढ़ा, चलो वो देख लेते हैं। ये कुछ इंटरेस्टिंग है। 2005 में ग्लोबल एक्सपोर्ट्स जितने भी होते थे उसमें हमारा शेयर सिर्फ 0.9% था, तो बहुत ज़्यादा नहीं है। वर्ल्ड रैंक में 29th, और उसके बाद से लगातार 19th। तो रेशियो डबल हुआ है, लेकिन अभी भी और आगे बढ़ सकते हैं, बिकॉज हम नेट इम्पोर्टर कंट्री, हम इम्पोर्ट ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कंपेरेटिवली कम करते हैं, तो नेट इम्पोर्ट होता है। तो दैट इज़ नॉट अ गुड साइन। और गवर्नमेंट इसके लिए भी स्टेप्स ले रही है। जो क्रूड ऑयल के इम्पोर्ट पे और डिपेंडेंसी पे हम कट डाउन करने की बात कर रहे हैं, जो ईवी और ये सारी जो चीज़ों की बात हो रही है, वो इसीलिए हो रही है बिकॉज उसका रीज़न ही वही है कि यहाँ पे जो है पर्टिकुलरली हमें अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है और इंपोर्ट्स को कट डाउन करना है, और नेट इंपोर्टर से नेट एक्सपोर्टर बनना है, वैसा। ठीक है, आगे इंडिया के फॉरेन ट्रेड का साइज़ कैसे कैसे चेंज हुआ इन मिलियन US डॉलर्स। ठीक है, तो US डॉलर्स के टर्म्स में इसको डिनोट किया, और मिलियंस में 1 मिलियन मतलब 10 लाख। ओके, तो इंडिया का फॉरेन ट्रेड 1991, जो मैंने आपको बोला, लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन पॉलिसीज़, जो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मनमोहन सिंह जी, उनके वजह से ये सारी पॉलिसीज़ आई थी और उन्हीं को क्रेडिट दिया गया था उसका। और तब के बाद जो डिफरेंस आया वो आपके सामने। तो 17 मिलियन US डॉलर्स का फॉरेन ट्रेड हो रहा था, एक्सपोर्ट हो रहा था, और फिर बाद में वो 33 मिलियन US डॉलर तक गया अगले 7-8 साल के अंदर अंदर। और अब 2014-15 में तो वो 10 टाइम्स हो चुका है। तो सोचिए कितनी हमारी इकोनॉमी एक्सपांड हुई है इस वजह से। बाकी सारी चीज़ें दे रखी, तो एक्सपोर्ट भी समझाया, सामने इंपोर्ट भी बताया। देखो, आपको पता चलेगा कि हम नेट इंपोर्टर हैं, जो मैंने आपको बोला, और इसी को ये लोग टर्म करते हैं एज बैलेंस ऑफ ट्रेड। एक्सपोर्ट किया 17 मिलियन, इंपोर्ट किया 19.4 मिलियन, तो 1.5 तो देने का निकला ना। नेट तो हमने इंपोर्ट किया, तो उसका पेमेंट हमारी जेब से जाएगा नेट, तो दिस इज़ नॉट अ गुड साइन। और देखो आज भी 2014-15 में अभी भी ये 137.5 जो है ये नेगेटिव में है, तो अभी भी हम नेट इंपोर्टर हैं। जिस दिन ये पॉजिटिव हो जाएगा ना, उस दिन हम नेट इंपोर्टर की कैटेगरी से बाहर आ जाएंगे, वैसा। ठीक, नेक्स्ट, परसेंटेज शेयर ऑफ ट्रेड इन इंडियाज GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GDP। ठीक है, तो उसके अंदर ये जो ट्रेडिंग हो रही है इंटरनेशनल लेवल पे, उसमें कितना परसेंटेज योगदान जो है या जो शेयर है वो ट्रेडिंग का है। तो बढ़ता जा रहा है, 12% से शुरू हुआ था 81 में, आज हम देख रहे हैं 2014 तक आते हैं, डेट इज़ 38.3। आगे का डेटा तो हमें मिनिस्ट्री की वेबसाइट से ढूंढना पड़ेगा, यहाँ पे उसके आगे का डेटा नहीं। ये भी ग्राफ दे रखा है। अच्छा, 38.3 से पहले 41.8 भी था, तो घटा है, कोई बात नहीं, चलो होता रहता है। नेक्स्ट, कॉम्पोजिशन या नेचर ऑफ इंडियाज़ मर्चेंडाइज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। अगेन डेटा, मैं डेटा नहीं पढ़ाऊँगा यार, उसमें मैं क्या एक्सप्लेन करूँ, आपको नंबर्स याद करने हैं। देखो ये सारे नंबर, ये आपके टैलेंट की बात हो गई कि आप कितने नंबर्स याद रख सकते हो, एंड रिपीटेड प्रैक्टिस, नथिंग एल्स। डायरेक्शन ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड, ठीक है, ये तो अच्छे डायरेक्शन में ही जा रहा है। देखें, डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड मीन्स ट्रेड रिलेशन ऑफ अ नेशन विद वेरियस कंट्रीज, कि हमारे रिलेशन सुधर रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली सुधर रहे हैं। रिक्वायरमेंट्स फॉर अ कंट्री इन ऑर्डर टू डेवलप द ट्रेड रिलेशन विद कंट्रीज इन डिफरेंट डायरेक्शंस ऑफ द वर्ल्ड। कैपेबिलिटी टू अंडरटेक प्रोडक्शन ऑफ लार्ज वेराइटी ऑफ गुड्स, वो हम कर पा रहे हैं। पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक रिलेशंस अच्छे बन रहे हैं। रेडीनेस टू अंडरटेक सेवरल डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स विद अदर नेशंस, मतलब हम रेडी हैं कि नहीं इस चीज़ के लिए। एक होता है कि फॉरेन कंट्री के साथ आपके रिलेशंस अपने आप डेवलप नहीं होते, यू हैव टू टेक सम इनिशिएटिव्स। तो गवर्नमेंट उसके लिए हमेशा प्रोएक्टिव है कि नहीं हम तो रेडी हैं अच्छे रिलेशंस बनाने के लिए, तभी तो बिजनेस चलेगा, तो वो अच्छी चीज़ है। एबिलिटी एंड टेक्नोलॉजी, हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं या नहीं। और एक्सपोर्टेबल सरप्लस, मतलब वही चीज़ें हैं कि उतने एक्सपोर्टेबल सरप्लस का मतलब जो हमारी खुद की कंजम्पशन की डिमांड है, जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में, तो जितना भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हम ग्रो कर रहे हैं, अगर वो हमारी पॉपुलेशन के लिए ही इनफ नहीं है तो एक्सपोर्ट क्या करेंगे। तो सरप्लस का मतलब ये है कि हमारी खुद की डिमांड्स पूरी होने के बाद जो बचता है वो हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे, तो उसको बोलते हैं एक्सपोर्टेबल सरप्लस, वैसा।
ठीक है, अगेन डेटा आ गया यहाँ पे, डेटा को जाने देते हैं। ये भी कुछ डेटा दे रखा है, परसेंटेज शेयर इन इंडियाज़ मर्चेंडाइज इम्पोर्ट्स। अच्छा, तो हम कौन से रीजन से कितना इंपोर्ट करते हैं वो बताया हुआ है। तो एशिया में से हमारा इंपोर्ट काफ़ी ज़्यादा है, बाकी कंट्रीज़ में से यूरोप से है, बाकी अमेरिका से थोड़ा कम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। देखिए चाइना है एशिया में, तो ऑब्वियसली वही होने वाला है, तो ये डेटा यहाँ पे दे रखा है। अब नेक्स्ट पार्ट जो यहाँ पे आ रहा है, इट इज़ कंसेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। मैंने आपको स्टार्टिंग में ये चीज़ बता दी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या है। एक तरफ हम कर रहे हैं इंपोर्ट, दूसरी तरफ हम कर रहे हैं एक्सपोर्ट। अब आप ये समझो कि आपने जब इंपोर्ट किया तो आपको पैसा चुकाना है, जब आपने एक्सपोर्ट किया तो पैसा आने वाला है। अगर आप ज़्यादा इंपोर्ट करोगे तो नेट तो आपको पैसा चुकाना पड़ेगा, ठीक है, और अगर आप ज़्यादा एक्सपोर्ट करोगे तो नेट पैसा घर में आएगा। तो इसको बोलते हैं क्रिएशन ऑफ फॉरेन रिजर्व्स। ये टर्म कभी आपने सुना होगा, इंडिया का फॉरेन रिजर्व कम हो गया, बढ़ गया। तो जो कंट्री ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है उसके पास फॉरेन करेंसी आती है, तो उसके फॉरेन करेंसी के रिजर्व्स स्टोरेज बढ़ जाता है, उसकी इकोनॉमी स्ट्रांग होती है, उसको अपनी करेंसी को सस्ता रखने की ज़रूरत नहीं होती। तो जो है डॉलर 75 रुपीज़ का है, अगर हम नेट एक्सपोर्टर बन जाएं और दुनिया हमसे ख़रीदना चाहे कि भाई इनसे ही ख़रीदना है, तो हम अपनी करेंसी की वैल्यू को ऊंचा भी तो कर सकते हैं। हम बोलेंगे नहीं 75 रुपीज़ नहीं देंगे हम $1 के, हम 60 रुपीज़ देंगे, हम 50 रुपीज़ देंगे। तो दैट इज़ द सिनारियो विच वी हैव टू रीच। अभी तक हम वहाँ पहुँचे नहीं हैं। एक पॉइंट ऑफ टाइम था जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, या आज़ादी के पहले की आप बात करो, तो तब के टाइम में $1 में $3 मिलते थे, $1 में $3। और आज सिचुएशन कैसी है, $1 के लिए 75 रुपीज़ खर्च करने, तो उस टाइम से अगर आप कंपेयर करो तो हमारी करेंसी 200 टाइम से ज़्यादा डी वैल्यू हुई है। तो ये अच्छी बात नहीं है ऑब्वियसली। देखो लॉन्ग टर्म में हम क्या कर सकते हैं इसके लिए। ओके, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का बेसिक जो मीनिंग है वो ये निकल रहा है यहाँ पे। अब इसकी लैंग्वेज दे रखी है, टाइप्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में क्या बोला हुआ है, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज सेड टू बी बैलेंस्ड व्हेन द वैल्यू ऑफ एंट्रीज ऑन क्रेडिट साइड इक्वल्स द डेबिट साइड। मतलब जितना चुकाना है और जितनी कमाई है अगर वो मैच हो जाए तो बोले बैलेंस्ड है अपना पेमेंट का सिस्टम। अनबैलेंस्ड का मतलब या तो ज़्यादा है या कम, और नेगेटिवली अनबैलेंस तो तब होगा जब हमें चुकाना ज़्यादा है और कमाना कम, मतलब इंपोर्ट ज़्यादा है एक्सपोर्ट कम। तो ये बेसिक सिस्टम है, आप कंसेप्ट ध्यान रखोगे तो लिखने में कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, इसमें भी बाइफर्केशन किया हुआ है, देख लेते हैं। करंट अकाउंट में बोला है दिस रिकॉर्ड्स द क्रेडिट एंड डेबिट एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग, ट्रेड इन मर्चेंडाइज गुड्स, टेंजिबल गुड्स जो फिजिकली आप छू सकते हो, ठीक है, तो ऐसे गुड्स, उसका हिसाब जो है वो करंट अकाउंट में रखा जाता है। फिर दूसरा, ट्रेड इन इनविजिबल्स और सर्विसेज, सर्विसेज जो ट्रेड की जाती है ना, इंपोर्ट ऑफ सर्विस, एक्सपोर्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट में TCS है, इन्फोसिस है, विप्रो है, इंडियन कंपनी जो वर्ल्ड के लिए सॉफ्टवेयर बनाती है, तो दैट इज़ सर्विसेज। तो वो जो सर्विसेज हैं उसका भी जो ट्रेड होगा वो अमाउंट भी करंट अकाउंट में मेंशन किया जाएगा। ओके, कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आएगा, बोला रिसिप्ट एंड पेमेंट फ्रॉम दीज ट्रांजेक्शन्स लाइक बॉन्ड्स, शेयर्स, गोल्ड, लोन। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को फिक्स कैपिटल में बोला जाता है और ये कैपिटल अकाउंट में इसकी एंट्रीज होती है। ओके, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग में तो यही है, एक्सचेंज रेट से फ़र्क पड़ता है, गुड्स हम कितने अच्छे बनाते हैं, कितनी डिमांड है हमारी, उस पर फ़र्क पड़ता है, इंपोर्ट हमें कितना करना पड़ता है इनएविटेबल, उस पर फ़र्क पड़ेगा, हमारे कंट्री का डेवलपमेंट कितना हो रहा है। तो ये सब फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि जैसे अपने बोलते हैं ना कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है या ट्रेड सरप्लस है वो हमारे फेवर में जाएगा या हमारे अगेंस्ट में, ऐसा। बाकी हाइपोथेटिकल एग्जांपल से ये चीज़ समझाने की कोशिश की, एग्जैक्टली जो मैं आपको बता रहा था। तो आप ये एग्जांपल देखोगे तो क्लैरिटी आ जाएगी कि यहाँ पे क्या हो रहा है। देख लेते हैं, चलो मैं भी पहली बार ही देख रहा हूँ, आपके साथ साथ ही आपको क्लियर करा देता हूँ क्या हो रहा है। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट 200 करोड़, मर्चेंडाइज इंपोर्ट 300 करोड़, 200 का बेचा, 300 का ख़रीदा, तो 100 तो जेब से जाने वाला है। नीचे भी देखो सर्विसेज में 600 की सर्विसेज जो है हमने प्रोवाइड की, 800 की सर्विसेज ली, 200 का पेमेंट और करना पड़ेगा। तो टोटल अगर हम देखें करंट अकाउंट का बैलेंस, ये थोड़ा सा इन्होंने मिस्टेक की है टोटलिंग में आई गेस, तो ऐसे देखा जाए तो फिर तो -300 होना चाहिए ना। लेट मी चेक, शायद वो दोनों को कंसीडर करके ही है। इन शॉर्ट टोटल ऐसा है कि -200 मुझे पॉकेट से पे करना है। हाँ ठीक है, ये पूरा गिन के 600 है, ये पूरा गिन के 800 है, और -200 मुझे नेट पेमेंट करना है। ठीक है, करेक्ट। दूसरा क्रेडिट, अब ये कैपिटल अकाउंट में दिखा है हमारी बोरोइंग्स कितनी है, हमारी लेंडिंग्स कितनी है, उसका जो डिफरेंस है
अब जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि ये 200 जो है वो बैलेंस है हमारा कैपिटल अकाउंट में, तो नेट जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो ज़ीरो हो गया। देखो 200 रुपये यहाँ पे चुकाने थे, बट यहाँ 200 रुपये हमारे पास सरप्लस है और नेट इफेक्ट कितना हो गया, ज़ीरो। तो इस तरीके से इसको समझाया हुआ है। फिर इसके बाद एक्चुअली रियलिटी में ऐसा होता नहीं है, इसलिए बोल रहे हैं कि इन रियलिटी वो डेफिसिट भी हो सकता है और वो सरप्लस भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हाइपोथेटिकल सिचुएशन में उसको मैच कर दिया ऐसा। अच्छा, एक्सचेंज रेट का मैंने आपको सिस्टम ऑलरेडी स्टार्टिंग में बता दिया कि क्या होता है। हर कंट्री अपना एक्सचेंज रेट जो है स्टार्टिंग में खुद डिसाइड करती है एंड देन वो डिमांड सप्लाई के बेस पे फ्लक्चुएट होता है। तो इट डिपेंड्स ऑन डिमांड सप्लाई एंड द रिक्वायरमेंट्स। इंडिया चाहे तो अपना जो डॉलर का रेट 75 रुपीज़ जैसे भी करंटली चल रहा है वो उसको बढ़ा के 50 रुपीज़ कर सकते हैं कि भाई हम $1 का 50 रुपये से ज़्यादा नहीं देंगे। बट इसका इम्पैक्ट ये होगा कि जो बाहर का आउटसाइडर है, इंडिया के बाहर का कोई ट्रेडर है, वो जब इंडिया से गुड्स खरीदने आएगा तो उसको गुड्स महंगा पड़ेगा ना, तो वो इंडिया के बदले ऑल्टरनेटिव्स ढूंढेगा और हो सकता है कि वो हमारे यहाँ से परचेजेस ना करे जो हमारे एक्सपोर्ट के लिए अच्छा नहीं। तो हमारा फिर वो बैलेंस बिगड़ जाएगा, इंपोर्ट तो हो ही रहा है लेकिन एक्सपोर्ट घट जाएगा। तो इसलिए फ़िलहाल हमारा कंट्री ये चीज़ चाहता नहीं। तो हमने जो एक्सचेंज रेट का बेस डिसाइड किया है वो उस हिसाब से रखा है कि सामने वाले जो भी ट्रेडर्स हैं, बायर्स हैं, उनको इंडिया से गुड्स खरीदना चाइना और बाकी कॉम्पिटिटिव कंट्रीज़ के मुकाबले सस्ता लगे। तो दैट इज़ द मेन आइडिया। ठीक है, डन। अच्छा चलो, तो इसके साथ आपका ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। तो आई होप आपको ये फॉरेन ट्रेड एंड ऑल समझ में आया होगा। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन अभी फ़िलहाल इस लेवल पे एज ए स्टूडेंट आपकी जितनी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिक्वायरमेंट्स है अपने उसी पे बात कर रहे हैं। नहीं तो आगे इसमें बताना हो तो मैं आपको और इतनी चीज़ें समझा सकता हूँ, इसकी कोई लिमिट नहीं, लेकिन अपने ऐसे अनलिमिटेड लेवल तक नहीं जाएंगे। अपना मेन जो भी टारगेट है 12th का एग्जाम अच्छे से क्लियर करना, तो वी आर फोकसिंग ऑन दैट। ठीक है, डन। चलो, तो ये जो लास्ट में क्वेश्चन हैं आप इसको सॉल्व कर लीजिए और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आप कंप्लीट कर सकते हैं और लास्ट में जो समरी है उसको भी एक बार रीड आउट कर सकते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर 6 समझ में आया होगा और कोई भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट ज़रूर करेंगे और हम इसको डिस्कशन करके कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय एवरीवन।